नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे YouTube चैनल जीके क्लासेस पे। तो आज का तारीख है 21 दिसंबर 2021 और आज का दिन है फ्राइडे यानी शुक्रवार। ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आज जो है ईयर का लास्ट डे है। ये अंग्रेज़ों के द्वारा फॉलो किया जाने वाला जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसके हिसाब से हमारा अपना हिंदुस्तान में जो चलता था वो विक्रम संवत के अनुसार चलता है, जिसके अनुसार हिंदी में हम लोग जो चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ वो मानते हैं। उसके हिसाब से जो नया मंथ और नया साल शुरू होता है वो चैत्र महीने के अनुसार। लेकिन चूंकि ये अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत अपना छोड़ दिए, उसी हिसाब से हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में आज का पहला जो सेक्शन है इतिहास में आज क्या है। इससे पहले माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा मेरा गला खराब होने के कारण आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। ये आज ही के दिन यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। देखिए, इसमें एक कन्फ्यूजन होता है, हम लोग पढ़ लेते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है इसी तरह से। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में जो की गई थी वो हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ही ये स्थापना हुई थी। उस समय तक ये कंपनी भारत आई नहीं थी। क्या होता हुआ था, इससे पहले थोड़ा इतिहास में जान लेते हैं कि क्यों इस कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में की गई, क्या इसका प्रयोजन था और उससे पहले क्या परिस्थिति थी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1498 ईस्वी में पहला यूरोपियन व्यक्ति कोई आया जो इंडिया, वो भी जल मार्ग के माध्यम से, वो था वास्को डिगामा। अब वास्को डिगामा जो था वो पहली बार आया था जल मार्ग के माध्यम से और वो डायरेक्ट कांटेक्ट किया था। यूरोपियंस का डायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे इंडिया के। अगर आप मैप में ये देखिए तो ये रहा मैप। अगर इसको थोड़ा जूम इन करें तो पहले इंडिया और यूरोप का जो व्यापार होता था वो इस रास्ते से होता था। जैसे देखिए यहाँ पे इंडिया है तो ये जितने अरेबियन कंट्रीज हैं देख रहे हैं ना, इस अरेबियन कंट्रीज के माध्यम से यूरोप में व्यापार होता था। भारत का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था यूरोपियन कंट्रीज से। और भारत का मसाला जो है यूरोप में काफ़ी पॉपुलर था। तो ये यूरोप वाले जो मसाला भारत का जो खरीदते थे, ये अरब कंट्रीज के जो ट्रेडर्स होते थे उनके उनके यहाँ से खरीदते थे। और ये अरब ट्रेडर्स जो हैं यहाँ से मसाला खरीद के और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने के कारण जो उनका दाम बहुत बढ़ा देते थे और बाद में जाकर के यूरोप में बेचते थे। तो ये यूरोप वालों को लगा क्यों ना हम डायरेक्ट ट्रेड इंडिया से करें। तो अभी जो सिचुएशन हम लोग देखते हैं, सिचुएशन इतना आसान नहीं था उस समय। जैसे अभी तो यूरोप से डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए यहाँ पे लाल सागर है, यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ पे स्वेज नहर हम लोग बना दिए हैं, बहुत ही शॉर्टकट में आ जाते हैं। लेकिन उस समय किसी को इस तरह का पता नहीं था। हालांकि ये जो लाल सागर है, रेड सी, यहाँ पे जो स्वेज नहर, ये आर्टिफिशियली बनाया गया। तो इन लोगों ने क्या किया, वोयाज करना शुरू किया। समुद्री यात्रा को इंग्लिश में वोयाज कहते हैं। तो ये देख रहे हैं आप पुर्तगाल। अब ये पुर्तगाल उस समय बड़ा एडवेंचरस से काम हुआ करता था कि जो है समुद्र में यात्रा करना, क्योंकि जो है सीज बहुत रफ होता है। खास करके अगर आप जो है ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में जो समुद्र है वो उसमें हवाएं काफ़ी उग्र है। वहाँ ज़्यादा इसका हवा का जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में लैंड पोर्शन का अभाव है, कम है। इस कारण से कई एक बार क्या होता है, जहाज डूब जाता था, जो निकले यात्रा पे वो फिर कभी लौटते ही नहीं थे। तो ये वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर होते हुए ये कर्क रेखा, मकर रेखा को पार करते हुए या नीचे देखिए पूरे अफ्रीका को पार किया। इस पोर्शन को, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका को जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। यहाँ से होते हुए घूमते 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 ये देखिए यहाँ पे इंडिया के पास उस समय का जो तत्कालीन केरल, वर्तमान में जो केरल है, उसके पोर्शन पे यहाँ पे आया था, जहाँ की राजा जमोरिन थे।
तो अब जब शुरू हो गया और यूरोप वालों को पता लग गया कि हम डायरेक्ट जा सकते हैं, तब जा करके वहाँ से जो है कंटिन्यू शुरू हो गया। और यूरोप के बाद जो है ब्रिटेन के लोग आना शुरू कर दिए, फ्रांसीसी आना शुरू किए, डेनिश आना शुरू किए, इटली वाले आना शुरू किए, सारे लोग कांटेक्ट स्थापित करना शुरू कर दिए। उसी क्रम में जो है 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन की महारानी ने अनुमति दी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को उस कंपनी को चार्टर मिल गया। किसकी? उस समय के वहाँ की महारानी की। ये चार्टर मिला था मात्र 15 साल के लिए कि जाइए, ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया में जो कंट्रीज हैं उस पे मोनोपोली होगा इनका और ये ट्रेड करेंगे। वो लोग इसको डिफाइन कैसे किए, ईस्ट इंडीज किसको कहा जाएगा? जैसे अपने से वेस्ट, अगर यहाँ पे इंग्लैंड है, देख लीजिए ये यूनाइटेड किंगडम, तो इनसे जो वेस्ट में है इसको ये वेस्ट इंडीज कहते हैं, और इनके जो ईस्ट में है उसको ईस्ट इंडीज ये बोल दिए। तो केप ऑफ गुड होप ये जो देख रहे हैं, इससे जो भी पूर्व दिशा में है उसको ये लोग ईस्ट इंडीज बोल दिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेडागास्कर हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब सारे कंट्रीज में एकाधिकार प्राप्त हो गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी अब जाकर के व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हो गई इन सब देशों में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अपने तीसरे वोयाज में, यानी अपने तीसरे समुद्री यात्रा में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की ओर रुख किया और ये जाकर के 1608 ईस्वी में जो है सूरत में पहुंचा। और 1611 में इसने अपना पहला जो फैक्ट्री मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया। और उसके बाद 1613 ईस्वी में इसने दूसरा फैक्ट्री सूरत में ही स्थापित किया। बाद में 1612 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में जो है, उस समय मुगल शासक जहांगीर था, उसके दरबार में आप नाम सुने होंगे सर थॉमस रो का आगमन हुआ। वो इंग्लैंड के महारानी की जो है पत्र लेकर के जहांगीर के दरबार में आए और उन्होंने, सर थॉमस रो ने अपने यानी जहांगीर को अपने क्षेत्र में यानी भारत में ट्रेड करने की आज्ञा दिया। इस तरह से ये कंपनी जो एकमात्र व्यापार करने के लिए आई थी, बाद में धीरे धीरे यहाँ की स्थिति को गमते हुए बूझते हुए यहाँ का शासक बन गया। फाइनली जो कहा जा, आप इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो है 1757 जो प्लासी का युद्ध होता है 1757 से लेकर के और फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी 1857 तक ये कंपनी ही, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से राज करता है। उसके बाद 1858 में एक एक्ट आता है, उसके तहत ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर थी गवर्न करने की, रूल करने की भारत पे, उसको इंग्लैंड की महारानी ने, यानी इंग्लैंड का जो शासन था उसने भारत को डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया। तो ये कंपनी जो ट्रेड करने आई थी पूरी तरह से भारत को गुलाम बना लेता है। और उसके बाद से फिर इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 1874 में डिसबैंड कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। बढ़ते हैं, अगला जो है आज का इम्पोर्टेंट वो है ब्रुनेई। इसको 1983 ईस्वी में ब्रिटेन से आज ही के दिन यानी 31 दिसंबर को आज़ादी मिली थी। बहुत बाद में ब्रिटेन, अगर मैप में देखें यहाँ पे तो ये रहा ब्रुनेई आपका। इंडोनेशिया का जो बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप पर एक छोटा सा कंट्री, ये देखिए ये है ब्रुनेई। इस पे सबसे पहले जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने आक्रमण किया था, लेकिन चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हार हो जाने के बाद पुनः इस पर जो है फिर से ब्रिटेन का अधिकार हो गया और फिर ब्रिटेन ने इसको फाइनली जो है आज़ाद कर दिया था। कब? तो 1983 ईस्वी को। ब्रिटेन जो है ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी है। यहाँ मात्र 4 लाख की आबादी है, एक मुस्लिम कंट्री है। शरिया लॉ के अनुसार यहाँ जो है यहाँ का शासन चलता है। वो यूएसए ने आधिकारिक तौर पे पनामा नहर को, पनामा जो कंट्री है उसको सौंप दिया था। कब? तो 1999 को।
1999 को यूएसए ने पनामा नहर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है पनामा कंट्री को सौंप दिया था। अभी सौंपा था तो कहाँ है पनामा नहर, देख लेते हैं मैप में। ये देखिए, आप अगर मैप का थोड़ा बहुत जानकारी आपको होगा तो आपका दिमाग में आ रहा होगा कि पनामा नहर कहाँ है। ये देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर और ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, और यही है यहाँ पे कंट्री पनामा। और ये पनामा, पनामा जो कंट्री है इसका जो सबसे पतला पोर्शन है, सबसे जो नैरो एरिया है, वहीं पे एक नहर बनाया गया ताकि जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आसानी से जोड़ा जा सके। पनामा नहर के निर्माण के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका कब से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले जो है पनामा नहर का निर्माण फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया था 1881 ईस्वी में, लेकिन बाद में इसको छोड़ दिया गया क्योंकि वो जो इलाका है जहाँ पे बनाना था नहर, ये काफ़ी दुर्गम इलाका था और फ्रांस को इन्वेस्टर भी नहीं मिल रहा था, इसलिए इसने छोड़ दिया। बाद में इसी काम को यूएसए ने 1904 ईस्वी में शुरू किया और फाइनली 1914 ईस्वी में पनामा नहर को बना करके तैयार कर दिया। और 1914 से लेकर के 1977 तक ये यूएसए के कंट्रोल में रहा, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन था वो वसूल करना था। तो जहाज जो पार करते हैं उस नहर के द्वारा वो टैरिफ देते हैं, उसी टैरिफ के द्वारा यूएसए जो कॉस्ट लगा था पनामा नहर को बनाने में उसको रिकवर किया। फिर 1977 से लेकर के 1998 तक, 1977 से 1998-99 तक ये ज्वाइंटली पनामा और यूएसए इसने ज्वाइंटली रूप से इसको कंट्रोल किया ताकि उसके जो टेक्निकलिटीज़ हैं नहर का, किस तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिखाया जाए वहाँ के लोगों का। और बाद में फाइनली 1999 में पनामा को सौंप दिया गया। ये नहर जो है इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, किस तरह से जो है जहाज को पास कराया जाता है एक समुद्र से दूसरे समुद्र के तरफ। इस पर एक कभी सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। बढ़ते हैं आज का जो अगला सेक्शन है करेंट अफेयर सेक्शन की ओर। तो आज का पहला करेंट अफेयर है वो है कि इसरो द्वारा प्रोजेक्ट नेत्रा किस चीज से संबंधित है। प्रोजेक्ट नेत्रा का संबंध किस चीज से है? स्वदेशी जीपीएस से, अंतरिक्ष मलबे से यानी जो स्पेस डेब्रीज है उससे संबंधित है, या फिर प्रक्षेपण यान यानी लॉन्च व्हीकल से संबंधित है, या फिर एस्ट्रॉयड पर अनुसंधान से संबंधित है। एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह से संबंधित, उस पर अनुसंधान करने से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है प्रोजेक्ट नेत्रा वो है अंतरिक्ष मलबे यानी स्पेस डेब्रीज से संबंधित है। ये अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा 2019 में ही शुरू किया गया है, लेकिन अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि चाइना ने कंप्लेन किया है किसके बारे में, तो स्पेस एक्स के बारे में। ये स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का भी नाम याद रखिए, उसका प्रोजेक्ट का नाम है स्टार लिंक। इसके तहत स्पेस एक्स क्या कर रही है कि LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है यानी अर्थ का जो निकटतम ऑर्बिट है उसमें ये सैटेलाइट का स्मॉल सैटेलाइट्स का जाल बिछा रही है, जिससे वो पूरे वर्ल्ड में पूरे पृथ्वी पे हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करने का योजना है। तो क्या हुआ अभी हाल ही में कि चाइना जो एक स्पेस स्टेशन अपना सेपरेटली बना रही है, एक सैटेलाइट इसका उस जो अंतरिक्ष स्टेशन है स्पेस स्टेशन उसके काफ़ी नज़दीक आ गया था और लगभग कोलिजन होने वाला था। इस कारण से ये जो है चाइना अभी जो है UNO में इसका कंप्लेन किया है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, हमको अभी कॉशन लेना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए और ज़्यादा जो है डेंसिटी नहीं बढ़ानी चाहिए, एक ही ऑर्बिट में ज़्यादा जो है सैटेलाइट्स को रोटेट नहीं करना चाहिए, भीड़ को कम करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा आपस में टक्कर होगा और इससे स्पेस डेब्रीज और ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी माना जाता है कि 34,000 डेब्रीज
मलबे ऐसे ही घूम रहे हैं अर्थ के, पृथ्वी के चारों ओर। क्या होता है कि जैसे जो बेकार हो जाता है वो फिर वापस उसको पृथ्वी पे नहीं ला पाते हैं, तो घूमते रहता है, घूमते रहता है, उसको एक मलबा की तरह है, और वो चारों तरफ, जो कि बाद में एक जो बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। स्वदेशी जीपीएस सिस्टम जो भारत का है वो नाविक है, इसका नाम याद रखिए, नाविक। भारत के द्वारा ये विकसित स्वदेशी जीपीएस, भारत का अपना जीपीएस, जैसे जो आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं जीपीएस, ये कहाँ का है, यूएसए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। प्रक्षेपण यान क्या होता है, तो जिसके द्वारा जिस यान के द्वारा सैटेलाइट्स को हम प्रक्षेपित करते हैं उसी को प्रक्षेपण यान करते हैं। इसका एग्जाम्पल है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और अभी हाल ही में इसरो के द्वारा एक शुरू किया गया है एसएसएलवी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो भारत की जो स्पेस एजेंसी है, इसका स्थापना 1969 में हुआ था। इसका सेंटर हेडक्वार्टर जो है बंगलौर में है, और इसके प्रमुख जो है के सिवान है। एस्ट्रॉयड पे अनुसंधान। एस्ट्रॉयड्स क्या होता है, तो एस्ट्रॉयड्स के बारे में जान लेते हैं। क्षुद्र ग्रह होता है, ये ग्रह की तरह ही होता है, इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन जिसका जो पाथ होता है वो डिफाइन नहीं होने के कारण इसको ग्रह का दर्जा नहीं दिया जाता है, इसलिए इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्ट्रॉयड कहते हैं। ये जो है मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच में रह करके सन की परिक्रमा कर रहे हैं, इसको एस्ट्रॉयड का। इससे संबंधित अनुसंधान जो अभी हाल ही में ये नासा के द्वारा शुरू किया गया था, 2 मिशन है इसका। एक है साइकी, PSYCHE मिशन साइकी, और एक है डार्ट मिशन, DART, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये एस्ट्रॉयड से संबंधित है। इसी से संबंधित एक और वर्ड आता है मेटियोर, जिसको उल्का पिंड कहते हैं। कमेंट में बताइए वो क्या होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति यानी न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन 2021 जारी की है? उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो इसका जो है अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने नई महिलाओं के लिए नई पॉलिसी 2021 जारी की है। इसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज में 33%, 1/3 जो है कंपलसरी कर दिया गया है रिप्रेजेंटेशन। जो बस चलेगी उसमें 1/2, आगे का 1/2 सीट जो है पूरी तरह से रिजर्व होगा। उसके अलावा बहुत जगहों पे रिजर्वेशन प्राइवेट से लेकर के सरकारी संस्था है वहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ये तमिलनाडु के द्वारा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में DMK जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी है उसके चीफ MK स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री है। अब उत्तराखंड और पंजाब अभी चर्चा में है, यहाँ चुनाव होने वाला है। इस दोनों ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS यानी जो गैर आरक्षित कोटे वाले लोग हैं उनके लिए इस दोनों सरकार ने एक कमेटी बनाई है, क्या उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। ये सब चुनावी जो है धंधा शुरू होता है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर सी मंगूबाई पटेल है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर में अभी जो है तानसेन वर्ल्ड फेस्टिवल चल रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को अशांत क्षेत्र यानी डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया गया है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा? तो इसका जो सही आंसर है वो है नागालैंड। अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे कि विवेक जोशी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया गया जो कि ये आकलन करेगा कि क्या नागालैंड में अभी जो है सिचुएशन ऐसा आ गया है कि वहाँ से जो अप्सपा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको विड्रॉ किया जा सकता है। तो इसी कमेटी के अनुशंसा पे इस कमेटी ने जो है अभी ये इसकी सहमति नहीं दी है। इसी कारण बस जो है वहाँ एक बार फिर से डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया है, और 6 महीने के लिए ये डिस्टर्ब्ड एरिया जब घोषित किया जाता है तो ये मिनिमम जो है 6 महीने के लिए घोषित किया जाता है। अब इसको जान लेते हैं अप्सपा क्या है। तो अप्सपा जो लागू हुआ था पहली बार, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 है। इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है पहली बार लागू किया गया था 1942 में अंग्रेजों के द्वारा। आपको पता होगा इस समय क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उसी
के दौरान जो यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे उनको गिरफ्तार करने के लिए बनाया गया था। इसी का दूसरा रूप है 1958, जिसको आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कहा गया है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं इनको थोड़ा ज़्यादा पावर मिल जाता है ताकि उस एरिया को कंट्रोल में किया जा सके, बिना बताए, बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 24 घंटा में आपको कोर्ट में पहुंचाया जा सके। नागालैंड की स्थापना जो हुई थी, सबसे पहली बार असम जो है, पहले पूर्वोत्तर का जो पूरे राज्य थे वो असम के अंदर ही आते थे, तो सबसे पहली बार 1963 में असम से काट करके नागालैंड बनाया गया था और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम इन तीनों की स्थापना बाद में जो असम है उसी से हटा करके 1972 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ एयर बबल एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एयर बबल एग्रीमेंट, इसमें कंट्री तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एयर बबल एग्रीमेंट इम्पोर्टेंट है। ये याद रखिए किस चीज से संबंधित है। तो कोरोना काल के दौरान एक देश से दूसरे देश यात्रा से संबंधित ये एग्रीमेंट है। किसके साथ हुआ है? हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, यूएसए। तो इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से अभी भारत सरकार ये एग्रीमेंट की है। क्या होता है, कोविड के दौरान ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाता है, यानी ना तो कोई आएगा ना कोई जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इमरजेंसी में आना है, जाना है, और नहीं तो उनका जो है नुकसान हो जाएगा, तो इस सब को देखते हुए सरकार ये एग्रीमेंट करती है कि इमरजेंसी केस में इस एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरब के लोग जो है इंडिया और भारत के लोग सऊदी अरब जा सकते हैं। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। हांगकांग अभी चर्चा में था, हम लोग पढ़े थे कौन, हांगकांग यूनिवर्सिटी में पिलर ऑफ सेम है जिसको हाल ही में डिसमेंटल कर दिया वहां की प्रशासन ने। ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले, सऊदी अरब से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का एग्रीमेंट हुआ था, एयर बबल एग्रीमेंट। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी हैं स्कॉट मॉरिसन। यूएसए के बारे में जानते हैं। दुनिया का सबसे पहला कंट्री जिसने लिखित संविधान दिया वो यूएसए है। इस जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है। 4 जुलाई 1776 को यहाँ जो है पहली बार आंदोलन शुरू हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहते हैं, और बाद में जाकर के 1781 में इसने आंदोलन आज़ादी पाली की। यहाँ पे भी ब्रिटेन का ही शासन पहले चलता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सेना ने क्वांटम प्रयोगशाला का स्थापना किया है? महू, ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिए इसको। वेलिंगटन, ये तमिलनाडु में है। खड़गवासला, ये महाराष्ट्र में है। और मसूरी, ये जो है उत्तराखंड में है। तो इसका जो सही आंसर है वो महू। महू में क्वांटम प्रयोगशाला का एक स्थापना किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी का जो दिवस, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये क्वांटम क्या है? ये वर्ड आया है ना क्वांटम फिजिक्स से। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? तो इसको इतना समझ लीजिए कि आप फिजिक्स में पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ में जो, इसको एक मोटा मोटी उदाहरण से समझते हैं। मोमेंटम जो होता है जिसको संवेग कहते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, यानी भार, द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी, वेग को मोमेंटम कहते हैं। तो जब ये जो मास है ये बहुत ही कम जैसे इलेक्ट्रॉन के मामले में आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो भार है वो बहुत कम, नेग्लिजिबल, माइनस में होता है, और स्पीड बहुत ज़्यादा, मीन्स कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट आ जाए, तो इस सिचुएशन में जब फिजिक्स का हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। यानी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, लाइट के कंपैरिजन में हो, और मास बहुत कम हो, तो उस कंपैरिजन में जब फिजिक्स का अध्ययन करते हैं तो उसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क्स के मामले में जब फिजिक्स का अध्ययन किया जाता है उसी को क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। वेलिंगटन अभी हाल ही में चलता था, यहाँ डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है वेलिंगटन में। वेलिंगटन ही जा रहे थे हमारे जनरल बिपिन रावत
सीडीएस जो थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसी के दौरान उनकी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसलिए वेलिंगटन काफ़ी चर्चा में, इसमें याद रखिए डिफेंस स्टाफ कॉलेज है ये। खड़गवासला जो है यहाँ एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी है, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एनडीए का जो कॉलेज है ये कहाँ स्थापित है, तो खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने पहला डुअल मोड व्हीकल डीएमवी लॉन्च किया है? जर्मनी, जापान, इटली या दक्षिण कोरिया? तो इसका सही आंसर है जापान। अब ये डुअल मोड व्हीकल क्या है? तो एक ही व्हीकल, जो व्हीकल है वो अगर जरूरत पड़ने पे रेलवे ट्रैक पे भी चलेगा। यानी ये रेलवे ट्रैक है, अगर ट्रैक मिल रहा है तो उसमें दोनों सुविधाएं ट्रैक पे चलेगी, अगर रोड है तो ये रोड पे जाकर चलेगी। इसी को कहा जाता है डुअल मोड व्हीकल। तो दुनिया का सबसे पहला डुअल मोड व्हीकल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जापान के द्वारा। ये वहां चलना शुरू हुआ है, भले ही ये अभी सीमित मात्रा में चलेगी, लेकिन लॉन्च कर दी गई है, ये ऑपरेशनल कैटेगरी में है। अब दुनिया की जितने भी व्हीकल्स, फोर व्हीलर्स आप देखते हैं, यही 4 कंट्रीज, इसके अलावा एक यूएसए है, यहाँ से निर्मित होती है। अब जर्मनी है तो देख लेते हैं कुछ जो कंपनियां जिसकी भारत में काफ़ी क्रेज है, कौन कौन से कंट्रीज से हैं। जैसे जर्मनी है तो जर्मनी से जो है कंपनी है ऑडी। ऑडी का नाम आप लोग सुने होंगे। ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज, ये तीनों कंपनी जो है कहाँ की है? जर्मनी की है। उसके बाद जापान की अगर देखें तो कावासाकी, होंडा और निसान, ये तीनों जापान की कंपनी है। इटली का देखें तो फेरारी, फिएट और लोम्बरगिनी, ये तीनों इटली की है। और दक्षिण कोरिया की हुंडई। होंडा है जापान की, लेकिन हुंडई है दक्षिण कोरिया की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने ग्रीन सावधि जमा यानी ग्रीन फिक्स डिपॉजिट नामक योजना की शुरुआत की है? भारतीय स्टेट बैंक, इंडसलैंड बैंक, आईसीआईसीआई या एचएसबीसी बैंक? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडसलैंड बैंक। अब ये इंडसलैंड बैंक के द्वारा ये शुरू किया है ग्रीन सावधि जमा। इसके तहत क्या है कि जो आप पैसा जमा कीजिएगा और उसका जो कॉर्पस बनेगा, उससे जो फंड जमा होगा, उस फंड को जो इन्वेस्ट किया जाएगा कहाँ? उन परियोजनाओं में इन्वेस्ट किया जाएगा, लोन दिया जाएगा जो एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य के अंदर काम कर रही है, उस परियोजनाओं में ये पैसा दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखें। अब इंडसलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो इंडसलैंड बैंक जो था, इसका स्थापना 1994 में, ये जो है हिंदुजा ग्रुप जो है उसके द्वारा स्थापित किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। सुमंत काठपालिया इसके वर्तमान में सीईओ या मुखिया कह सकते हैं। अब भारतीय स्टेट बैंक है तो इसका स्थापना 1955 में हुआ था। इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। दिनेश खार जो है इसके वर्तमान में चेयरमैन है। आईसीआईसीआई के बारे में जान लेते हैं। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका स्थापना भी जो है भारत की इकोनॉमी को जब ओपन किया गया था उसके बाद 1995 में। जितने भी प्राइवेट बैंक है इसका स्थापना एलपीजी के बाद ही हुआ था 1995 में। और यहाँ इसके जो मुखिया भी हैं वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। एचएसबीसी अभी कुछ दिन पहले चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसने पहला बैंक है जो रीयूजेबल प्लास्टिक, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक का अपना जो है क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड बनाने का घोषणा किया। यानी जो ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बनाएगी वो रिसाइकिल्ड प्लास्टिक के द्वारा बनाएगी। एचएसबीसी यानी हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन, ये यूके ओन्ड बैंक है। यानी इसकी जो कंपनी है वो यूके, इसके जो संस्थापक हैं वो यूके के हैं। आईसीआईसीआई के द्वारा अभी हाल ही में एक नया इनिशिएटिव लिया गया था, ट्रेड इमर्ज। ट्रेड इमर्ज क्या था? तो ट्रेड इमर्ज के तहत जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हैं उनको सुविधा दी जा रही थी आईसीआई के द्वारा हेजल फ्री ट्रांजैक्शन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स बैंक में नवीनतम सदस्य कौन शामिल हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे या मिस्र? तो इसका सही आंसर है मिस्र। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं।
यहाँ के अभी वर्तमान में जो है कि राष्ट्रपति हैं वो एर्दोगान है। ये अभी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, अपने आप को फिर से एक बार मुस्लिम देशों का मुखिया बनाने में लगे हुए हैं। तो अगला और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा के अध्यक्ष का प्रावधान है? विधानसभा अध्यक्ष यानी चेयरमैन या स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लीड करता है उसको स्पीकर कहते हैं। तो चेयरमैन विधानसभा के जो स्पीकर है उनका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 93, 93 या अनुच्छेद 168। तो इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 178 है। अब मैं ये क्वेश्चन देने का प्रायोजन ये है क्योंकि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर की नियुक्ति को लेकर के, इलेक्शन को लेकर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री में विवाद हो गया है, इसलिए क्वेश्चन दिया गया है। 89 में क्या है? तो 89 में राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का प्रावधान है। उसी तरह से 93 में जो लोकसभा है, लोकसभा में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का प्रावधान है। और अनुच्छेद 168 में क्या है? अनुच्छेद 168 में क्या है? तो अनुच्छेद 168 में स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के बारे में चर्चा है कि राज्य विधानमंडल होगा, उसमें जो है स्टेट असेंबली होंगे, स्टेट काउंसिल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का एक लीनियर क्वेश्चन है, लीनियर आपकी जानकारी के लिए है कि केंद्र ने यानी केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नीलगाय, ये बिहार में खास करके ज्यादा पाया जाता है, जिसको नीलगाय को ब्लू बुल के नाम से भी जाना जाता है, जैसे जंगली जानवरों को वर्मिन घोषित करके उन्हें मारने की मंजूरी दी है। चूंकि इनके द्वारा काफी फसलों की बर्बादी किया जाता है, इनसे और कोई लॉस नहीं है, लेकिन ये रात को ज्यादातर निकलते हैं और फसल को रातों रात जो है बर्बाद, खाने से ज्यादा इनका खूर जो होता है पैर, उससे ज्यादा ये फसल को बर्बाद करते हैं। तो राज्य सरकार के आग्रह पे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है बिहार सरकार को। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि जो इनको स्टरलाइज करके एनीवे किसी तरह से इनकी जो जनसंख्या है उसको कम की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।